गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी तो 2 लोग ही हैं। अवंतिका पिछली क्लास में थी? अवंतिका, were you present in the last class? Yes sir. नहीं, Yes sir. ठीक है। पिछली क्लास में अवंतिका Hello. क्यों प्रेजेंट नहीं थी? ठीक है, ठीक है। हर्ड यू। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। पिछली क्लास में हम लोग 3rd यूनिट की बात कर रहे थे और हाँ, जो मैंने आप लोगों से कहा था प्रिपेयर करके भेजने के लिए एक स्टेटमेंट, वो मुझे प्रियांशु के बाद और किसी का नहीं मिला। ये कब बनाएंगे अवंतिका? इस पेपर का बेसिक पर्पस है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग सीखें, उसका कुछ रूडिमेंट्री एस्पेक्ट्स, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन कुछ एटलीस्ट कुछ एक आपका पर्सपेक्टिव बने, एक आपका विजन बने अपने फाइनेंशियल को लेकर। तो ये एक बनाई है, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। कुछ तो होगा, रियांशु ने बनाया था तो उसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ नहीं था। तो कितना टाइम लगा रियांशु बनाने में तुमको? सर मैक्सिमम 10-20 मिनट लगा था। तो फिर ये बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अनमोल, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये मुझे कब मिलेगा आपका पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स? जो 10-20 मिनट रियांशु निकाल पाए, आप लोग कब निकाल पाएंगे? कभी नहीं। अब ऐसी स्टेज पे आप लोग नहीं है कि आप लोगों से जबरदस्ती सब काम कराए जाएं। ठीक है,
कुछ बना करके भेजो, कुछ भी बनाइए, सर आज भेज देंगे। आज हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर आज बना के भेज देंगे। हाँ ठीक है। एक बार जो है इसको फिर हम लोग जरा सा देखें इसको, जैसे उस दिन रियांशु वाला हम लोगों ने देखा था, एक दो लोग और हो जाएं तो फिर सब सामने जो है सबका जो कंपेयर करके देखा जाए कैसे क्या लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग करेंगे, अपना देखेंगे, आइडिया कुछ लगेगा क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कमिंग टू यस, उस पर डिस्कशन हुआ था। थोड़ा सा डिस्कस करके देखा जाए। सर आज यस सर कॉलेज कब से खोलेंगे? बेटा कॉलेज देखो अब खुलेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर यो हाँ कॉलेज खुलेगा, पता चल जाएगा। अब अभी तो जो ऑनलाइन जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, जितना भी हम उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं वो तो करें। तो पिछले सर। सेशन में हम लोगों ने, जो लोग एब्सेंट थे उन्होंने क्या रिकॉर्डिंग देखी? बहुत ज्यादा कुछ डिस्कशन तो नहीं हुआ था, लेकिन उसको सुना आप लोगों ने? यस सर, यस सुना सर था। खाली एक यस ठीक है, एटलीस्ट इवन इफ यू आर एब्सेंट तो यू शुड गो थ्रू व्हाटएवर हैज बीन डिस्कस्ड। और म्यूट रखिए अपने आप को, जब बोलेंगे तब अनम्यूट करेंगे, एक्स्ट्रा आवाजें ओके ना सर। आए। ठीक है, क्योंकि फिर बात है मतलब रिकॉर्ड होगा तो वो भी सब रिकॉर्ड हो जाएगा, जो आप लोग सुनेंगे अगर बाद में कोई सुनेगा तो भी वो उसमें डिस्टर्बेंस ही रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो यूनिट 3 में हम लोगों को बात करनी है अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टिंग योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, इन्वेस्टिंग फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ब्रॉडली अगर बात की जाए तो हमारे पास 3 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें कि रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है। एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें कि रिस्क कम है या नहीं है तो रिटर्न भी कम है। और तीसरा ऑप्शन होगा जिसमें कि रिस्क भी मीडियम है और रिटर्न भी मीडियम ही होगा। तीनों के एग्जाम्पल्स आप लोग बता सकते हैं, ऐसा ऑप्शन जिसमें कि रिस्क ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है। सर रिटर्न भी ज्यादा और रिस्क भी। सर रियल एस्टेट। रिस्क क्या है रियल एस्टेट में? सर जैसे कि मैंने मतलब कोई जमीन या कुछ भी मतलब प्लॉट खरीदा, उसमें मुझे पता नहीं हो कि मतलब वो फ्रॉड मेरे साथ कुछ हो जाए, जिससे हाँ हाँ पेपर को लेके कि मतलब वो जमीन किसी और की हो और मुझे मतलब उसे पता ना हो और मुझे वो किसी तीसरे के जरिए लिख दी गई हो, इस टाइप में कुछ। देखिए प्रैक्टिकली जब हम लोग बात करें तब तो कई चीजें रिस्क में आ सकती हैं, लेकिन वैसे हम लोग रिस्क की अगर बात कर रहे हैं तो यस। उसमें ये फ्रॉड वगैरह इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि फ्रॉड तो किसी भी केस में हो सकता है। आपने बैंक में पैसा जमा किया है जो कि यस। सबसे सिक्योर तरीका हो सकता है पैसा रखने का, वहां पे भी फ्रॉड हो सकता है। आपने कहीं नहीं जमा किया, अपने घर में ही जो है बड़ी तिजोरी जबरदस्त बनवा करके उसमें रख लिया है पैसा, वहां से भी चोरी हो सकता है। तो फ्रॉड वाला एस्पेक्ट यस। बात नहीं है। ठीक है, अ, वैसे रिस्क। हाँ जेन्युइन तरीके से या लेजिटमेट तरीके से रिस्क कहाँ पर है? रिस्क भी ज्यादा और रिटर्न भी ज्यादा। एक्चुअली दो ऑप्शंस ऐसे हैं हमारे पास जिसमें कि रिस्क ज्यादा नहीं है और रिटर्न ज्यादा है। ये दो ऑप्शन, एक ऑप्शन जो आपने बोला रियल एस्टेट का, इसमें रियल एस्टेट भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। अभी तो रियल एस्टेट एक्चुअली नीचे जा रहा है, लेकिन रियल एस्टेट में भी यस सर। अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करें, ठीक है, जमीन में। जमीन में सीधे सीधे यस जमीन सर। करें तो वो भी अभी भी फायदेमंद है, लेकिन जमीन है ही नहीं कहीं पर। एक प्रॉब्लम उसमें ये है। दूसरा जो ऑप्शन यस। है कि ग्रो ही कर रहा है वो है गोल्ड का। गोल्ड का। यस सर। तो गोल्ड में और रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग रन में तो ग्रोथ होनी ही होनी, लॉन्ग वो रन नहीं में है ग्रोथ। क्योंकि सर इसका जो
इंक्रीज हो जा रहा था पर डे कुछ ना कुछ इसमें तो इंक्रीज होना ही होना है। नहीं, पर डे को छोड़ दीजिए, लॉन्ग रन में तो ग्रोथ होगी ही होगी। डे टू डे उसमें तो यस गोल्ड के प्राइसेस, रियल एस्टेट के प्राइसेस अप डाउन होते रहेंगे। लॉन्ग रन में तो बढ़ते रहते हैं। बढ़ेगा ही और काफी अच्छे से बढ़ेगा। लेकिन इन दोनों में प्रॉब्लम दूसरी है। इन दोनों में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, तब आप इन्वेस्ट करेंगे। आपको पीस ऑफ लैंड, एक प्लॉट ऑफ लैंड यस खरीदना है या गोल्ड खरीदना है, तो गोल्ड का रेट इस समय क्या है? लार्ज अमाउंट में मनी। अभी गोल्ड का क्या रेट सर चल रहा है? थिंक 50 होगा सर। 50 वॉट? 50 क्या? सर 50 से अबव होगा। हाँ, 50 क्या? 50 से अबव सर क्या? एक भर सर हाँ, सर एक भरी का शायद 54,000 ऐसा कुछ है। 54,000 में कितना? सर 54,000 में कितना सोना एक मिलेगा? अ, कोई बताओ भाई, 5 लोग हैं और ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है। 54,000 में सोना कितना मिल जाएगा? 50,000 में, 55,000 में, 54,000 में, जो रियांशु बोल रहे हैं। यस सर 10 ग्राम मिलता है। 10, हाँ, तो 54,000 में या 50 मान लें, राउंड फिगर कर लें, 50,000 में 10 ग्राम सोना आपको मिलेगा, तो 1 किलो का कितना हो गया भाई? 1 किलो सोना खरीदना है तो कितना लगाना पड़ेगा? 10 ग्राम में 2 जीरो और बढ़ गए तो 1000 ग्राम हो गया। यस सर 50,000 में 2 जीरो और बढ़ गए तो 50 लाख हो गया। 50 लाख रुपीज 50 लाख में पर सर। केजी। तो पर केजी सर बहुत महंगा मिलेगा सर। हाँ, पर केजी तो लगभग वैसे भी आप वही 10 ग्राम ही खरीद लें। 54 लाख का मिलेगा सर। 50 लाख हो गया ना, 2 जीरो दोनों तरफ बढ़ा दो, 50 लाख से ऊपर हो गया। यस तो सर खैर वो तो यस एक फिर भी इतना सोना तो कौन खरीदेगा? 10 ग्राम भी आप खरीद लें, दैट इज ऑल्सो अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। लेकिन 10 ग्राम के लिए भी आपको 50,000 रुपए चाहिए। ठीक है, सोना एक ऐसी चीज है, अब तो फिर भी कुछ स्कीम्स आ रही हैं यस जिसमें कि आप बहुत छोटा छोटा अमाउंट पे सोना खरीद सकते हैं। आपने 1,000 रुपए का सोना खरीद लिया, 50,000 में अगर 10 ग्राम मिल रहा है तो 1 ग्राम हो गया 5,000 का, है ना? 5,000 का। 1 ही ग्राम खरीद यस लिया, सर। यस सर 1 ही ग्राम खरीद लिया, आधा ग्राम हो गया 2,500 के करीब। तो आधे ग्राम का आपने सोने का सिक्का, यस सर सोने का सिक्का जो है वो करीब करीब मेरे ख्याल से जो मिनिमम है वो हाफ ग्राम का आता है, तो उतना भी आप ले होगा। सकते हैं। यस आता। लेकिन बस बात ये है कि अ, ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तभी आप रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम दूसरी है, उसमें रिटर्न अच्छा नहीं है या रिस्क ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पैसा ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन, अगेन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें कि रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है? नॉर्मली ये दोनों चीज़ें इसी तरह चलेंगी। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो रिस्क भी बढ़ जाएगा, अगर आपको रिस्क कम करना है तो रिटर्न कम हो जाएगा। तो दोनों बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहला ऑप्शन ऐसा जिसमें कि रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है, सिंपल आंसर है भाई, लिखा हुआ है स्लाइड पर, स्लाइड तो है सबके सामने ना। सर स्टॉक। स्टॉक्स, यस। तो स्टॉक्स यानी कि शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में अगर आप यस डायरेक्टली सर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डायरेक्टली पैसा लगा रहे हैं, किसी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं, तो वहां पर रिटर्न ज्यादा होगा लेकिन रिस्क भी ज्यादा होगा। रिटर्न, ज्यादा होगा। हाँ, शेयर्स में रिटर्न ज्यादा क्यों होगा? सर सिंपल, क्योंकि मतलब मार्केट अगर बढ़ गई सर, मार्केट अगर मतलब उसका जो मतलब वैल्यू जो हमने उसमें लगाया पैसा, अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई तो। हम्म ठीक है, ठीक है, सही है। उसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझे, शेयर का मतलब होता क्या है, शेयर को शेयर क्यों बोलते हैं, जानते हैं आप लोग, सब लोग? तो उसी से रिलेट करके, सर क्योंकि ये वो कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। कंपनी में आपकी ओनरशिप हो गई, आप यस भी हाँ, सर ओनर हो गए। ओनर्स। तो जब उतने यस के मालिक हो जाते हैं उस हिस्से के। हाँ, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो सबसे ज्यादा उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा यस सर कि एम्प्लॉय को मिलेगा? सर ओनर ओनर को को मिलेगा। मिलेगा। ओनर को मिलेगा। एम्प्लॉय की तो सैलरी फिक्स्ड है, तो आप भी ओनर हैं, तो
तो अगर Yes, sir. उसमें वो प्रॉफिट कमाएगी तो उसका उसी प्रोपोर्शन में ऑब्वियसली जो जिस प्रोपोर्शन में आपकी ओनरशिप है उस प्रोपोर्शन में आपको उसका प्रॉफिट का में शेयर मिल जाएगा। और दूसरी चीज है, अगर कंपनी को नुकसान होगा तो वो नुकसान का असर किसके ऊपर पड़ेगा? कस्टमर सॉरी ओनर के ऊपर या एम्प्लॉय के ऊपर? एम्प्लॉय के ऊपर भी पड़ेगा। एम्प्लॉय owner के पे ऊपर, पड़ेगा, सर employee ओनर के पे ऊपर। हाँ, लेकिन पहला बर्डन तो ओनर ही उठाएगा, तो आप भी ओनर हैं, तो नुकसान होगा। Yes, sir. केस में भी आप गए, Yes, sir. तो इसका मतलब है रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है। सिंपल। स्टॉक्स में या शेयर मार्केट में जब आप लगाएंगे तो दोनों चीजें बढ़ गई, और ऐसा ऑप्शन जहां पर कि रिस्क भी लो है और रिटर्न भी लो है। सर बॉन्ड्स, हाँ, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स हो सकते हैं, यस। दूसरा वाला जो लिखा हुआ है, और एक ऑप्शन एक और है, उससे सिंपल म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड। तो तीसरी कैटेगरी में आएगा, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर लो रिस्क होता तो हर म्यूचुअल फंड के ऐड के बाद में ये नहीं कहते कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट। ये याद हो गया होगा सबको, ये तो आप लोग आता है कि नहीं आता है? जिस तरह से सिगरेट और तंबाकू के ऐड में जो चेतावनी आती है। चलिए लेट अस कंटिन्यू। तो म्यूचुअल फंड नहीं, बॉन्ड्स और बैंक की एफडी। यस सर, बैंक। ठीक है, यस सर, फिक्स डिपॉजिट। बैंक का फिक्स डिपॉजिट किया है, बैंक में ऐसे ही आपने सेविंग अकाउंट में डाल रखा है, तो वो लो रिस्क लो रिटर्न है। लो रिस्क है या नो रिस्क है? बैंक में जो पैसा जमा किया है एफडी में, बैंक में, हाँ बैंक में कैसे भी एफडी है, आरडी है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सिंपल सेविंग अकाउंट, तो वो लो रिस्क वाला है ऑप्शन या नो रिस्क वाला ऑप्शन है? सर तो नो ये रिस्क। नो रिस्क वाला है ऑप्शन। नो रिस्क, जीरो रिस्क। यस सर। लो रिस्क किस सेंस में कह सकते हैं? एक्सट्रीम केस आप देख लीजिए, ऐसा कुछ हो जाए, पता चला कि सरकार का ही तख्ता पलट हो गया, तो नेशनलाइज्ड बैंक भी है, उससे भी आपका पैसा बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा पता नहीं। ठीक है, तो ऐसे केसेस कुछ हो सकते हैं। बैंक को किसी ने हैक कर लिया और सारा जो रिकॉर्ड्स है सब खत्म कर दिया, बैंक के जो नेटवर्क सिस्टम सब कुछ करके जो भी रिकॉर्ड्स है सारा डिलीट कर दिया, तो आपका पैसा का रिकॉर्ड तो खत्म हो गया। ठीक है, तो आप, ऐसे एक्सट्रीम केसेस हो सकते हैं। यस सर, कि आपने जमा किया था। हाँ, ऐसे बहुत ही एक्सट्रीम केसेस हो सकते हैं जिसमें कि कह सकते हैं कि रिस्क है, तो वो नेग्लिजिबल ही है, तो लो रिस्क इसलिए बोला जा सकता है। और म्यूचुअल फंड्स जो है वो मीडियम हो जाएंगे, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर ही चुके हैं। तो ये तीन चीजों में, ये भी हम लोगों ने पहले बात की थी कि इन तीनों में इसका मतलब है कि आप एक ऑप्टिमम, एक मिक्स, डिपेंडिंग अपॉन एवरी इंडिविजुअल्स रिस्क प्रोफाइल। हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी रिस्क प्रोफाइल हो सकती है, कोई ज्यादा रिस्क ले सकता है, कोई कम रिस्क लेना चाहता है, उसके हिसाब से म्यूट रखिए सब लोग बेटा, सब लोग म्यूट रहो, जब बोलना हो तो आप अनम्यूट करिए, उसके बाद दोबारा म्यूट कर लीजिए, वैसे सब लोग म्यूट रहें। तो उसके हिसाब से कोई ज्यादा रिस्क टेकिंग है तो उसने से फॉर एग्जांपल मेजर पोर्शन अपने इन्वेस्टमेंट का, पोर्टफोलियो का शेयर मार्केट में लगा सकता है, और उसके बाद फिर म्यूचुअल फंड्स में, और सबसे कम पैसा रख सकता है बैंक्स में। कोई लेस रिस्क टेकिंग है तो वो इसका उल्टा कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी है कि यू शुड नेवर कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, है ना। ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, सारे के सारे, यू शुड नेवर कीप ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। सब चीजें सारी, मतलब एक्स का एग्जांपल एक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत आसानी से टूट जाएंगे, तो एक ही जगह सारी चीजें रख दी तो उसी बास्केट में कुछ हो गई, प्रॉब्लम हो गई तो सब गया। और अलग अलग जगह पे रखा हुआ है तो कहीं एक जगह कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बाकी चीजें तो आपकी सिक्योर रहेंगी। सो दिस इज वन हो जाएंगे। यस। one fundamental principle that people must follow while making investments। तो एक चीज पिछले क्लास में ये देखी थी, जल्दी से इसको हम देख लें कि फाइनेंशियल प्लान्स आपको जो कैसे हम पर्सनल फाइनेंस मैनेज करेंगे, अपने प्लान्स बनाएंगे,
उसके ऊपर कुछ एक्शंस होंगे और उनसे हमें कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं उसमें हमने बात किया था, बेसिक एसेट डिसीजंस हो सकते हैं। तो एसेट प्रोक्योरमेंट कैसे करेंगे, कितना करेंगे, तो रियल एस्टेट है, गोल्ड है, या जो आपके शेयर मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं, या म्यूचुअल फंड्स हैं, सभी चीजें एसेट्स फंड्स में, हाँ ये सभी एसेट्स में ही आ रहे हैं। और या फिर आपने अगर कोई ऐसा, मतलब ये तो प्रोडक्टिव वाले एसेट्स हो गए, कुछ नॉन ऐसे एसेट्स हो सकते हैं जो आपको कुछ रिटर्न दे रहे हैं, ऐसे एसेट्स हो सकते हैं जो कि डिप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आपने पैसा कुछ और कोई चीज प्रोक्योर करने में अगर खरीद किया है तो वो भी एसेट्स हो सकते हैं। सिमिलरली क्रेडिट डिसीजंस, तो हम जब भी कोई चीज खरीद रहे हैं तो वो हम क्रेडिट पे खरीदें कि कैश पे खरीदें, ये भी एक डिसीजन हमें लेना जरूरी होता है कभी कभी। क्योंकि कुछ चीजें ये हो सकती हैं कि हमारे पास पैसा है उसके बावजूद, क्या ऐसा हो सकता है, आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हमें एक कार खरीदनी है, एक ठीक ठाक कार अभी कितने में आ जाएगी सर 12-13 लाख। अरे बाप रे बाप। सर अराउंड 13 हाँ, ये तो सबके अब ऊपर अलग अलग लोगों पे डिपेंड करेगा कि किसको ठीक ठाक कहते हैं। हम तो मेरे ख्याल से 5-6 लाख तक में ठीक ठाक कार एक खरीद सकते हैं। हाँ, ठीक ठाक बोल के 5 लाख वाली की परिभाषा भी अलग अलग लोगों में अलग अलग हो जाएगी। चलिए 12-13 लाख में खरीद रहे हैं आप लोग अपनी एक गाड़ी, तो और हमारे पास है 12-13 लाख, हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम सीधे उसको खरीद लें, तो भी हम कैश पे खरीदें या क्रेडिट पे खरीदें, ये डिसाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमें 15 लाख की एक कार खरीदनी है, हमारे पास 15 लाख है, तुरंत खरीद सकते हैं, बट देन शुड वी डिसाइड कि वी शुड गो फॉर कैश बाइंग सॉरी और क्रेडिट बाइंग, या सीधे सीधे पैसा दे दें, फाइनेंस कराएं या ना कराएं, मतलब ये है। सर आगे फ्यूचर में हमें आगे कुछ करना है, मतलब हमें फ्यूचर में मतलब आपने कुछ करना नहीं है, मतलब बिजनेस या कुछ भी इससे रिलेटेड, तो कैश से ले सकते हैं। अगर मुझे कुछ करना है आगे फ्यूचर में, जैसे कोई कुछ और काम है हमारे पास तो हम क्रेडिट पे ले लें। हाँ तो यस सर, बिल्कुल ये ठीक है, ये भी दूसरा। लेकिन यहाँ पर किस पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं ना सर, इन्वेस्ट, जो थोड़ा सा पैसा डाउन पेमेंट करके जो भी पैसा बचेगा उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं फर्दर। बिल्कुल तो आई थिंक जितना हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे उससे कहीं ज्यादा हम लोग एफडी से मतलब पैसे कमा सकते हैं। अगर वही डिसीजन लेना है, बिल्कुल बिल्कुल सही। आपको अगर तो ऑटो लोन, कार खरीद रहे हैं तो कार लोन लेना पड़ेगा, वो कितने पे मिलेगा भाई? यस यस सर। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कार लोन का? इट्स समथिंग 6.7 शायद। 6 नहीं, ये तो बहुत कम बता रहे हो बेटा। 6.7 या 7, ये बहुत कम आप बता रहे हैं। फिर कितना है सर? इट विल बी अराउंड 9 है कितना है? ना 10 से ऊपर हो, 9 14% आपको मिलेगा, 12, 13, 14 ऐसे मिलेगा। और वो अगर बताएंगे 12, 12.5% कार, हाँ कार लोन 12-13% बताएंगे, और इफेक्टिवली वो आपको उससे 1-2% और ज्यादा ही होगा। क्यों? ठीक है ना, जैसे क्योंकि देखिए क्या सर बैंक के अकॉर्डिंग से वो डिफर करता है, बैंक के अकॉर्डिंग डिफर करता है, लेकिन बहुत डिफर नहीं करेगा, क्योंकि बैंक से अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो फिर ऐसे बैंक के पास आप जाएंगे ही नहीं जहां पर कि ज्यादा, ठीक है, वो तरीके उनके ऐसे होते हैं जो कि आप समझ ना पाए, पकड़ ना पाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब कार ली थी और लोन लिया था 1 लाख रुपए का, तो क्या करते हैं, ये आप लोग को मालूम भी होगा, आप 1 लाख का लोन लेंगे, वो पहली और एक उसकी थी करीब 3500 कुछ उसकी किस्त थी, एक जो इंस्टॉलमेंट जो जब रीपे करने पर मंथ 3500 के करीब थी, तो पहली किस्त काट करके दिया गया। पहली किस्त सर पहले काट लेते हैं सर, उसी समय काट लेते हैं। तो लोन दिया कितना? तो लोन दिया 96,500 ही तो लोन दिया। जब पहली किस्त काट ली तो इसका मतलब लोन अमाउंट कम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, तो इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, तो ये सारे तरीके होते हैं। खैर,
वो तो चलिए अलग बात है, जो भी है। तो अगर 12% हम मान लें, मोटा मोटा 12% पे मिल रहा है हमें हम पैसा अगर लोन पे लेंगे तो 12% हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और हमारा पैसा जो था हमारे पास वो बच गया, वो अगर हम इन्वेस्ट कर दें तो हमें मालूम है कम से कम 15% तो मिल ही जाएगा सपोज। तो हम यस यस सर। तो हम लोन लें, क्यों बिना मतलब के वो पैसा खर्च कर दें, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं Yes, एक sir. एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक मेरे बेटे के स्कूल में एक मतलब उसका एक फ्रेंड है, उसके फादर उनके पास वो हबीब्स तो आप जानते ही होंगे। क्या सर? Yes, sir. हबीब? हाँ, हबीब्स के कई स्टोर्स की फ्रेंचाइज, कई उनके आउटलेट्स की फ्रेंचाइजी उनके पास है। तो ही इज अ मतलब रिलेटिवली गुड मतलब एक अच्छे लेवल पे वो बिजनेसमैन हैं। तो उन्होंने एक फ्लैट, एक अपार्टमेंट में गोमती नगर में किराए पे लिया हुआ था, और काफ़ी अच्छा फ्लैट था। एक बार उनके घर हम लोग गए तो उनकी मतलब ऐसी बात हो रही थी, तो उनकी वाइफ उनसे कह रही थी कि अब खरीद लेना चाहिए हम लोग को मकान, और सेटल हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा मैं एक फ्लैट खरीदूंगा तो इतना बड़ा फ्लैट मुझे करीब 1 करोड़ का मिलेगा। वो 1 करोड़ रुपए अगर मैं तो अपने उतना मैं बिजनेस इन्वेस्ट में लगा कर दूंगा दूंगा, तो। वो 1 करोड़ रुपए यस अगर सर। अपने बिजनेस में लगा दूंगा, तो उससे जितना रिटर्न मिलेगा, फ्लैट की जो वैल्यू भी अगर बढ़ रही है, उससे हमको उतना फायदा तो नहीं मैं उसे। होगा। हाँ, और फ्लैट यस का सर। जो हम किराया भी दे रहे हैं, उससे भी ज्यादा हमें रिटर्न मिल जाएगा, तो हम फ्लैट क्यों खरीदें? यस सर। ठीक है ना? तो दिस इज हाउ बिजनेसमैन थिंक। यस सर। दिस इज हाउ बिजनेसमैन थिंक। हम आप ऐसे नॉर्मल नॉर्मल लोग, आप में से भी हो सकता है कुछ लोग ऐसी थिंकिंग हो, अच्छी बात है, क्योंकि फाइनेंशियल्स के लिए जागरूक होना चाहिए। लेकिन एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन जो है इस तरह से सोचते नहीं। वो ये देख सोचता है कि हमें किस चीज में आराम, पहली चीज है कि हम कहीं इन्वेस्ट करने तो जा ही नहीं रहे हैं। हम कहाँ से ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिससे कि हमें, अगर हम 50 लाख या 60 लाख का एक फ्लैट खरीदेंगे तो उसका और उसके बदले में जो हम किराया देने वाले थे उससे ज़्यादा हमको पैसा मिलने वाला है। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम जानते नहीं हैं। तो हमारे लिए बेहतर ये है कि आराम से भाई अपना रख लो, फ्लैट ले लो, कोई मकान वाली लैंडलॉर्ड इसकी कोई झिकझिक नहीं है, और सुकून से ज़िंदगी रहे। लेकिन यस इस सर। तरीके से भी सोचना चाहिए, जब भी आप पैसा खर्च करें तो उसके कितने ऑप्शन है, इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। यस सर। तो कितने, कहाँ-कहाँ वो चीज़ हो सकती है, और कहाँ से हमें क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं, जो बेस्ट है दैट शुड बी टेकन। तो ये हुआ क्रेडिट डिसीजन। यस सर। इंश्योरेंस डिसीजन इसी तरीके से, इंश्योरेंस कैसे किया जाए, क्या चीज़ इंश्योर की जाए। इंश्योरेंस में भी ऑब्वियसली आपको सोचना पड़ेगा। इंश्योरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताया था। तो इंश्योरेंस के लिए भी सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली इंश्योरेंस से हमको फायदा होने वाला है या नहीं होगा। ऑल दोस थिंग्स आल्सो नहीं होगा। हैव सीन, और कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन हमारे लिए बेटर है। एक ब्रॉडली जो मुझे बात समझ में आती है वो ये है कि मिक्स्ड वाली स्कीम्स जो भी हैं उसमें हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। लगाना। उसमें मत लगाइए। मिक्स्ड वाला, मिक्स्ड मतलब मिक्स्ड इन द सेंस कि इंश्योरेंस भी हो रहा है और रिटर्न भी मिल रहा है। उससे बेहतर है कि आप इंश्योरेंस वाला ऑप्शन अलग कर लीजिए और रिटर्न वाला ऑप्शन अलग कर लीजिए। क्योंकि जहां पे भी कोई भी ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो मैं उस बार एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, एक टर्म इंश्योरेंस का, ध्यान है? यस सर। टर्म यस इंश्योरेंस में सर। आपको रिटर्न कितना मिलता है? जीरो। टर्म इंश्योरेंस में आपको रिटर्न मिलता है जीरो। ये उसी जीरो। तरीके से है जैसे आपने एक हेलमेट खरीदा। यस सर। आपने हेलमेट खरीदा तो क्या कोई भी इंडिविजुअल, जो कि अब बहुत लोग तो यूज ही नहीं करते हैं, लेकिन हेलमेट हम खरीदते हैं, और यस क्या सर। कोई चाहता है कि इस हेलमेट में जो हमने 1000 रुपए लगाए हैं वो काम आ जाए? यस सर। हेलमेट में जो 1000 रुपए लगाए हैं, सपोज 1000 रुपए का हेलमेट खरीदा है, तो हेलमेट यस का सर। वो काम हो, मतलब हेलमेट यूज हो जाए। कैसे होगा यूज? यस। जब हमें एक्सीडेंट होगा तभी तो होगा। यस यस सर। तो कोई चाहता है कि हेलमेट आप खरीदेंगे भी, लेकिन चाहेंगे ये कि हेलमेट बेकार हो जाए, मतलब कभी इसकी ऐसी नौबत आए ही नहीं कि इसकी जरूरत पड़े। यस। एक्चुअली तो यही चाहेंगे ना। हाँ, अगर किसी केस यस सर। में कुछ ऐसा हो गया कि एक्सीडेंट हो जाए, तब ये हमको बचा लेगा। लेकिन केवल इसलिए कि अरे हम तो 5 साल से हेलमेट लगा रहे हैं, एकदम पुराना भी हो गया और आज तक इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आज चलो भिड़ लेते हैं,
नहीं तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे हमारे। यस सर। वैसा ही टर्म इंश्योरेंस भी है, वही चीज टर्म इंश्योरेंस में भी है। आपने इंश्योरेंस कराया है, अगर कहीं कुछ हो ही गई दिक्कत तो उस केस में ये पैसा काम आएगा, और नहीं काम आए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो अच्छा ही है ना कि हमें कुछ ना हो और यस फैमिली को इसकी जरूरत ना पड़े। तो टर्म इंश्योरेंस इस तरीके से ही, इस सोच के साथ अगर लेंगे तभी आप सक्सेसफुल, मतलब आपको अफसोस नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा। और अगर आपने मिक्स्ड वाला प्लान लिया जिसमें टर्म इंश्योरेंस भी है, पैसा भी मिल रहा है, तो रिटर्न भी कुछ मिल रहा है और रिटर्न भी मिल रहा है। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कंपनी आपको 2 चीजें दे रही है तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। यस सर। तो जब प्रीमियम बढ़ा ही रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप उसको अलग अलग कर लीजिए। टर्म इंश्योरेंस वाला पोर्शन जो है वो टर्म इंश्योरेंस में लगा दीजिए, और एक बाकी इंश्योरेंस जो अलग पैसा कर है लीजिए। वो अपने पसंद की इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगा दीजिए। यस सर। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज बेटर यस टू सेपरेट दीज थिंग्स। सेपरेटली। हाँ, यस दोनों सर। को अलग अलग करके करें, ये ब्रॉडली एक चीज हमें रखनी चाहिए। खैर, इंश्योरेंस डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसी तरीके से, तो इंश्योरेंस अलग और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को हम लोग मिक्स ना करें, दैट इज बेटर, दैट मीन्स। और हम लोग को ये यस सर। टॉपिक वैसे अलग अलग पढ़ने भी हैं। अभी तो हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें, इंश्योरेंस की आगे चल के बात करेंगे। एंड रिटायरमेंट एंड एस्टेट डिसीजंस आर आल्सो देयर, ये भी चीजें उससे रिलेटेड है। जी। तो पैसे हमारे इन्हीं चीजों में जा ही रहे हैं, बेसिक नेसेसिटीज के अलावा बाकी पैसे इन चीजों में हमारे जाएंगे। तो इनसे यही सारे फाइनेंशियल एक्शंस हैं, और इनसे रिलेटेड इनको हम कितने अच्छे से हमने किया उसके बेसिस पे हमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिलेंगे ऑब्वियसली। अब ये 2 चीजें हैं, देखिए पिछली बार हम लोग यहीं पे हमने खत्म किया था, उतना डिटेल में खैर नहीं किया था, लेकिन अब अगली 2 चीजें जो हैं वो जरा सा आप बताएं कि इन दोनों में से हमें क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, शुड वी स्पेंड, मतलब कि हमें जो भी कुछ हमारी खर्चे करने चाहिए। पहले हम अपने खर्चे कर लें, और जो बच गया उसे सेविंग्स में लगा दें, वो हमारी सेविंग्स हो गई। नो, या फिर दूसरा ऑप्शन, पहले सेव करें फिर स्पेंड करें। पहले हमने सेविंग्स की और उससे जो बच गया वो हम स्पेंड करें। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सर सेकंड। सेकंड। सर मेरे से तो पहला वाला, मेरे से तो पहला वाला। पहला वाला। चलिए जरा सा एक वोटिंग कराएं, सबसे पूछते हैं कौन। अभी तो एक तो नाम मतलब किसने पहला बोला किसने दूसरा नहीं मालूम, हम जिसका नाम लेंगे वो बताए। रियांशु फर्स्ट और सर सेकंड। सेकंड, अनमोल फर्स्ट। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। अंजलि, अंजलि क्या करेंगी? इस पहले खर्च करेंगी और जो बच जाएगा उसको सर सेकेंड ऑप्शन। पहले से बचाएंगे। ठीक है अंजलि। फिर कौन है? अवंतिका, आप बताइए। पहले खर्चा करेंगे, जो बच जाएगा उसको सेविंग्स लगाएंगे, या पहले सेविंग्स निकाल लेंगे, जो बच जाएगा उसको खर्चा करेंगे? बोलो बेटा। विभा, आप बताइए। विभा और अवंतिका दोनों का ऑप्शन दीजिए। हाँ अवंतिका। हेलो हाँ सर, बस पहला वाला। नहीं समझ यस सर। समझ नहीं आया क्या बोला? अब फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट बोल रही सर है। पहला वाला। पहला वाला। स्पेंड फर्स्ट एंड सेव वाला। व्हाट इज लेफ्ट। विभा क्या बोल रही है? सेकेंड वाला सर। सेकंड वाला। तो ये तो डिवाइडेड हो गया, 2-3 लोग सेकंड बोल रहे हैं, 2-3 लोग फर्स्ट बोल रहे हैं। देखिए जो मुझे तो लगता आपका है क्या कहना है सर? ज्यादातर लोग, हाँ तो जो मतलब डिसाइडिंग वोट मेरा होगा। ज्यादातर लोग हाँ सर, आपका वोट है। ज्यादातर लोग मानते यही हैं कि सेकंड ऑप्शन इज बेटर, लेकिन ज्यादातर लोग करते हैं करते फर्स्ट है, फर्स्ट वाला। हाँ, मानने और करने में फर्क है सर। आप कौन सा इसमें से करते हैं? मैं तो कोशिश तो करता हूँ सेकंड वाला, लेकिन हाँ, लेकिन हमारा यूजली पहला वाला ही है।
यही देखो, जब भी कहीं पर भी प्रॉब्लम तो यही होती है ना, आपको अगर पता भी है कॉन्शियसली, तो हम लोग नॉर्मली कॉन्शियसली जब तक अगर हमें पता ना हो कम से कम, तब तक हम पहला ही ऑप्शन यस सर। पता होने के बाद भी यही चीज मेरे सामने किसी ने रखी थी, तब से मैं कोशिश करता हूँ सेकंड ऑप्शन के लिए, लेकिन अक्सर ये हो नहीं पाता। अक्सर ये सूट बर्बाद कर दिया, वो ऊपर से नीचे नहीं जा रहा है, कह रही जो फिटिंग ही नहीं सही है, तो नोट क्या और सब दे दो मेरा। नोट करिए, तो कौन सी ये वाला ये सब जो है खरा लकटा है? अंजलि खरा नोट लकटा है। करो। दे दो इनको, क्या करना है, इस तरह रख लो अपना, बनवाई लेके जाओ उन्होंने। हाँ, तो यू हर्ड ऑफ वॉरेन बफेट? वॉरेन बफेट के बारे में सुना है आपने? सर वॉरेन बफेट? वॉरेन बफेट नहीं? नो सर। गूगल No करिए। sir, I haven't. यू हर्ड, हु हर्ड? Warren Buffett. हाँ, किसने भी बोला आई हर्ड? मुझे सुनाई दिया आई हर्ड। Yes नो sir, सर, he वो is the अनमोल ने कहा सर, CEO फर्स्ट टाइम of सुना। Berkshire Hathaway, है ना? CEO है ये। सीईओ है? नहीं 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 नहीं। Forbes. रियली आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। स्पेलिंग हो सकता है वॉरेन बफेट। एग्जैक्टली सही ना हो, दो Sir, आर, WARRENBUFFET. Warren Buffett. हाँ, लेकिन हो सकता है ये दो आर, दो एफ, दो टी जो लिखे हुए हैं उसमें से कोई चीज एक ही हो। आप हालांकि गूगल आजकल इतना समझदार हो गया है कि आप ऐसे भी लिख देंगे तो वो समझ जाएगा आप क्या लिख रहे हैं। आप गूगल करिएगा। Yes sir. आप गूगल करिएगा। हाँ सर किया। इज दी, अभी नहीं, अभी क्लास खत्म ही होने वाली है, उसके बाद करिएगा। ही इज दी वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट। Oh. मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, इन्वेस्टर हैं, और इन्होंने ये सर इनका नाम सर वॉरेन एडवर्ड बफेट है। अच्छा, हाँ, पूरा नाम Warren Edward Buffett. हाँ, हो सकता Is an है। American investor, यस, business tycoon, Yes, sir. philanthropist. हाँ, तो और सर CEO भी हैं। कहाँ के? ब्रेक्सशियर Berkshire हार्थवे का। Hathaway. लेकिन इन्होंने जो अपना करियर शुरू किया वो एज इन्वेस्टर शुरू किया। पहले पैसा बनाया, यस सर। पैसा इन्वेस्टमेंट से ही केवल बनाया, मतलब कि हमारे पास पैसा है, हम केवल क्या कर रहे हैं, कंपनीज के शेयर खरीद रहे हैं, और उसी से काफी ज्यादा रिटर्न निकाल करके और हमने अपना मतलब पूरा नेटवर्क इंक्रीज कर ली। दिस इज हाउ ही डिड इट। और इनका ये स्टेटमेंट है कि वी शुड नॉट spend and save what is left, we should first save and then spend what is Then spend. What is left? पहले हमें सर सेव। दिया इसमें सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड हैज नेट वर्थ ओवर 79.9 बिलियन एज अगस्त 2020 मेक्स हिम द वर्ल्ड 17th wealthiest person। वर्ल्ड 17th wealthiest person वर्ल्ड के। ओनली। यस सर, वर्ल्ड के पूरे। अपनी कोई कंपनी नहीं, अपनी कंपनी शुरू करके नहीं, यस, केवल इन्वेस्ट किया है इन्होंने। हाँ, केवल इन्वेस्ट करके। तो केवल इन्वेस्ट करके भी ये काम किया सकता है, ये इन्होंने बताया, प्रूडेंटली इन्वेस्ट करके। और इनका ये एक तरह से मंत्रा था है कि पहले सेविंग करो या पहले इन्वेस्ट करो और जो बच जाए उसको स्पेंड करिए, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पेंडिंग। यस सर। ये चीज एक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग आज की क्लास अभी खत्म करते हैं, इससे आगे फिर कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है? Yes यस sir. सर। Okay sir, thank you. ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।